हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सुरक्षित होंगे अपने घरों में। मैं अंजू, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मंगलाना। बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था अमेरिका के पृष्ठभूमि की। अमेरिका को जानने की कोशिश की थी कि कैसे अमेरिका का निर्माण हुआ था। बहुत संक्षिप्त रूप में इस अमेरिका की पृष्ठभूमि को अपन ने देखा था। अब इसी कड़ी में आज अपन चर्चा करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के संविधान में वो क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो विश्व से इसको अलग करते हैं। तो अपन सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि सबसे पहली विशेषता देखते हैं कि अमेरिका का संविधान निर्मित और लिखित संविधान है। अपन ने जब संविधानों के बारे में पहले भी एक वीडियो में चर्चा की थी, उसमें भी मैंने बताया था कि निर्मित और लिखित संविधान होता है कि किसी निश्चित समय पर किसी सभा द्वारा या किसी सम्मेलन में कुछ लोगों द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। मतलब ये निश्चित समय पर बनाई गई एक कृति है, इसका विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि ये पूर्ण रूप से इसमें जितना जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लिखित ही है। हालांकि कई न्यायिक व्यवस्थाओं या फिर प्रशासनिक कार्यों, परंपराओं के आधार पर संविधान में निरंतर कुछ ना कुछ जुड़ता जाता है, निरंतर उसमें विकास होता जाता है। लेकिन अमेरिका का संविधान, और ये चीज़ अमेरिका के संविधान में भी है, लेकिन इसको लिखित और निर्मित करने का कारण यह है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका के संविधान के मूल ढांचे का निर्माण कर लिया गया था, इसलिए ये निश्चित समय पर बनाई गई कृति है। दूसरी विशेषता है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। विश्व के सुपर पावर का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद है, ओनली 7 आर्टिकल। और आज तक सिर्फ अमेरिका के संविधान में 27 संविधान संशोधन हुए हैं। अमेरिका का संविधान 1787 में बना था और 1789 में इसे व्यवहारिक रूप से लागू कर दिया गया था। मतलब लगभग 231 साल हो गए होंगे। 231 सालों में सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। मुनरो ने एक स्टेटमेंट दिया था। मुनरो ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द है, जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित है और जिसको 3 घंटे में हर कोई पढ़ सकता है। विश्व के सुपर पावर का, या अपन ये कहे कि शक्तिशाली देशों में से एक या सबसे शक्तिशाली देश का संविधान इतना छोटा है। संविधान छोटा होने का कारण ये रहा था कि संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि भविष्य की क्या परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों के अनुसार अभी से पूर्वानुमान लगाना उनको ठीक नहीं लगा था। इसलिए उन्होंने संविधान का मूल ढांचा ही तैयार किया था और आगे जैसी परिस्थितियां, जैसी कंडीशन होगी, उस हिसाब से आगे का संविधान, या उसमें ये कहे कि रेखाएं भरने का काम आगे के समय पे छोड़ दिया गया था। हालांकि इतना संक्षिप्त संविधान होने का मैं ये कहूँ कि कई नुकसान भी हुआ ही होगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें छूट गई होगी। संविधान की संक्षिप्तता का उसके आगामी विकास पर भी प्रभाव पड़ा होगा। डिस्प्यूट जो केंद्र, राज्य या इकाइयों के बीच में या शासन के अंगों के बीच में विवाद उत्पन्न हुए होंगे। इस कारण अमेरिका की न्यायपालिका अधिक पावरफुल बनती गई। अगला है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका के संविधान की, या मैं ये कहूँ कि विश्व के जो अधिकांश लोकतंत्र है उनका संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर ही आधारित है। जब तक अमेरिका परिसंघ था तब तक ये संप्रभुता वहाँ की इकाइयों में थी, लेकिन जो 1787 में संविधान बना और 1789 में जो संविधान लागू हुआ था, उसमें संप्रभुता एज ए लोकप्रिय संप्रभुता के कंसेप्ट को स्वीकार किया गया था। अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय का प्रतीक था और संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया और अंतिम सत्ता जनता को सौंपी गई थी। कि जैसे वहाँ की प्रस्तावना है, उसका जो पहला सेंटेंस है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग,
मतलब ये संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने बनाया, प्रत्यक्ष रूप से न सही पर उनके प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया है और अमेरिका के लोगों को ही समर्पित किया गया है, इसलिए अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो संविधान का रूप तैयार किया गया था या जो संविधान बनाया गया था, वो संविधान सर्वोच्च कानून है, उसके अधीन राष्ट्रपति है, उसके अधीन ही कांग्रेस है, सर्वोच्च न्यायालय, संघ की इकाइयाँ, जितनी भी प्रशासनिक बॉडी है, जितनी भी व्यवस्था है, वो सारी अमेरिका के संविधान के अंडर है। कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, सर्वोच्च संविधान ही है। अगली विशेषता है कठोर संविधान। देखो, संविधान में संशोधन करने के तरीके के आधार पे या संशोधन की पद्धति के आधार पे किसी संविधान के संशोधन को अपन लोग लचीला संविधान या कठोर संविधान कह सकते हैं। कठोर संविधान का मतलब है कि सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अलग होनी चाहिए और सामान्य कानून निर्माण से संविधान संशोधन जटिल भी होता है। यही कारण है कि अमेरिका का संविधान कठोर है, इसीलिए तो अभी तक 230-31 सालों में अभी तक सिर्फ 27 संविधान संशोधन हुए हैं। हालांकि संविधान संशोधन को अपन लोग आगे बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं बता देती हूँ कि कैसे संविधान में संशोधन किया जाता है अमेरिका में। संविधान संशोधन की पद्धति के बारे में अपन लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं। पहला चरण है संविधान की प्रस्तावना और दूसरा चरण है संविधान का अनुसमर्थन। संविधान को प्रस्तावित दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब इकाइयाँ भी कर सकती है, संविधान की प्रस्तावित इकाइयाँ भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी या कांग्रेस भी कर सकती है। केंद्र सरकार नहीं, कांग्रेस भी कर सकती है। अगर कांग्रेस संविधान को प्रस्तावित कर रही है तो कांग्रेस के दोनों सदन यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से संशोधन को प्रस्तावित कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 2/3 बहुमत है ये मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत है, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत नहीं है। दूसरी पद्धति, इकाइयाँ संविधान संशोधन का प्रस्ताव कैसे रख सकती है। इकाइयाँ भी 2/3 राज्यों की विधानसभाएं कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने पर कांग्रेस संविधान संशोधन करने के लिए सम्मेलन आमंत्रित करती है और इस सम्मेलन द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया जाता है। संविधान संशोधन का जो दूसरा चरण है वो है संशोधन की पुष्टि। अभी तक तो सिर्फ संशोधन प्रस्तावित किया है, ये संशोधन मान्य कब होगा, लीगल कब होगा, जब इसकी पुष्टि भी कर दी जाएगी। संशोधन की पुष्टि का भी 2 तरीका है। पहला है कि संघ के 3/4 राज्यों के विधानमंडल उसकी पुष्टि करे, मतलब जो 50 राज्य हैं, 50 जो इकाइयाँ हैं अमेरिका में, उनके 3/4 हिस्सा अगर सहमत हो या 3/4 राज्यों का अगर विधानमंडल उस प्रस्तावना से या प्रस्तावित संशोधन से सहमत हो तो उसकी पुष्टि मानी जाएगी। या फिर पुष्टि के लिए सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उस सम्मेलन में 3/4 जो राज्य है वो उपस्थित हो, संशोधन की पुष्टि करें, तो संविधान में संशोधन की पुष्टि मानी जाएगी। अगली विशेषता है गणतंत्र की स्थापना। देख बच्चों, गणतंत्र होता है कि अगर किसी राज्य का हेड ऑफ स्टेट अगर इलेक्टेड है तो वो गणतंत्र माना जाएगा। ध्यान रखना, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों एक नहीं होते। कई बार अपन बोलचाल की भाषा में दोनों वर्ड को एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर लेते हैं, दोनों एक नहीं है। गणतंत्र अलग व्यवस्था है, लोकतंत्र अलग है। हालांकि दोनों साथ साथ हो सकते हैं। गणतंत्र होता है कि अगर राज्य प्रमुख चुना हुआ हो तो गणतंत्र होगा। कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि लोकतंत्र हो लेकिन गणतंत्र नहीं हो। जैसे ब्रिटेन का जो राज्य प्रमुख है, महारानी या महाराजा या सम्राट, वो उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण करता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
चुना नहीं जाता, जबकि अमेरिका में गणतंत्र है, भारत में गणतंत्र है। इसका मतलब क्या है कि हेड ऑफ स्टेट जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अमेरिका में भी क्या व्यवस्था है कि अमेरिका का जो अमेरिका संघ का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, जनता द्वारा जो निर्वाचित निर्वाचक मंडल है उसके सदस्य उसे चुनते हैं, इसलिए अमेरिका एक गणतंत्रात्मक देश है। अगली विशेषता है संघात्मक शासन की स्थापना। केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर अपन लोग कह सकते हैं कि शासन संघात्मक है या एकात्मक है, या शक्ति विभाजन के आधार पे बोल सकते हैं ये चीज़। संघात्मक शासन वो व्यवस्था होती है, देखो ये अपन ने पहले भी जो लास्ट वीडियो था उसमें भी ये डिस्कस किया था कि जब तक परिसंघ था 1787 में, जब संविधान निर्माण के लिए जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन आयोजित किया गया था तो उसमें दो धड़े बन गए थे, एक संघवाद के समर्थक और एक संघवाद के विरोधी, यानी परिसंघ के समर्थक। परिसंघ था तब तक 13 इकाइयाँ थी और अमेरिका एक परिसंघ ही था, लेकिन 1789 में जो संविधान लागू हुआ था उसके तहत अमेरिका परिसंघ की जगह संघ बन गया था और अमेरिका में 50 इकाइयाँ हैं। संघात्मक राज्य की वैसे कई विशेषताएं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक होती है, वो अगर है तो ही किसी राज्य को अपन संघात्मक राज्य कह सकते हैं। जिसमें से पहली विशेषता है कि संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन। ध्यान रखना, शक्तियों का विभाजन केंद्र और इकाइयों में संविधान के द्वारा हो रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हो रहा या संघ के द्वारा नहीं हो रहा। ये विभाजन संविधान के द्वारा हो रहा है, मतलब इस विभाजन को बनाए रखने की गारंटी किसकी है? संविधान की है। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। जब शासन संघात्मक है, पहले भी एक विशेषता में जैसे मैंने बताया था कि अमेरिका संविधान जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो संविधान बनाया गया था वो सर्वोच्च है, उसी के अधीन राष्ट्रपति है, उसी के अधीन कांग्रेस है, उसी के अधीन संघ और बाकी की इकाइयां हैं। संविधान सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से जो शक्ति विभाजन है उसमें कुछ फेरबदल नहीं कर सकती और इसीलिए संविधान की सर्वोच्चता स्वीकार की गई है और इस सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, ताकि दोनों में केंद्र और इकाइयों में अगर डिस्प्यूट हो, विवाद हो, तो न्यायपालिका द्वारा उसका सॉर्ट आउट किया जा सके, संविधान की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की जा सके। अगली विशेषता है कठोर संविधान। कठोर संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर संविधान लचीला होगा तो हो सकता है केंद्र सरकार अपने हिसाब से संविधान में कुछ फेरबदल कर ले, इसलिए संविधान संघात्मक शासन में संविधान हमेशा ही कठोर होगा, जहाँ पर संघ की कोई एक पक्ष उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सके। अगर संविधान में जैसे अभी पिछली विशेषता अपन ने देखी थी, संविधान संशोधन की बात की थी, तो संविधान संशोधन की पुष्टि हमेशा इकाइयों के माध्यम से होगी, इसलिए केंद्र सरकार अपनी मर्जी से संविधान में कोई फेरबदल नहीं कर सकती। संघात्मक शासन के लिए कठोर संविधान होना बहुत जरूरी है। अगली विशेषता है प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की स्थापना। देख बच्चों, लोकतंत्र को दो तरीके से या लोकतंत्र में दो तरीके से अपन भेद कर सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपन लोग प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र कहते हैं, मतलब जनता और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, इसीलिए इसको प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र कहते हैं। अमेरिका एक विशाल राज्य है, विशाल राज्य होने के नाते प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना थोड़ा व्यवहारिक नहीं था, इसलिए अमेरिका ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को अपनाया था। हालांकि जो अमेरिका के स्टेट्स हैं उनमें से अधिकांश स्टेट ने जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है, जैसे लोक निर्णय हुआ, प्रत्यावाहन हुआ, आरंभक हुआ, इनको अपना रखा है, लेकिन जो संघीय व्यवस्था है या जो केंद्रीय व्यवस्था है उसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड की तरह वहाँ पर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अमेरिका ने प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को अपनाया है। अगला है न्यायिक सर्वोच्चता।
अमेरिका में संघात्मक राज्य है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की व्याख्या करता है। संविधान की रक्षा की गारंटी भी सर्वोच्च न्यायालय को है। न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के या इकाइयों के हर कानून को रद्द कर सकता है। मतलब कानूनों की वैधता की जांच करता है सर्वोच्च न्यायालय। और अगर कोई कानून सर्वोच्च न्यायालय को ये लगे कि कांग्रेस ने या संघ की किसी राज्य सरकारों ने या संघ की किसी इकाई ने जो कानून बनाया है वो संविधान का उल्लंघन है, तो उसको अवैध घोषित कर सकता है। और अगर अवैध घोषित कर दिया जाता है तो वो कानून लागू नहीं होता। इसलिए अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक सर्वोच्चता है। अगली विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। देख बच्चों, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के दो भेद अपन लोग कर सकते हैं, संसदात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन। और ये जो विभाजन है ये अपन लोग करते हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों के आधार पर। हालांकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की और भी कई सारी विशेषताएं होती हैं जो इन दोनों को, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक को, अलग अलग करती है, लेकिन मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का आपसी संबंध। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से ही होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका का ही एक हिस्सा होती है और व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। और इन दोनों का कार्यकाल भी एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, जैसे कि अमेरिका ने भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। मतलब कार्यपालिका न तो व्यवस्थापिका से चुनी जाती है, न ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका का हिस्सा होती है। जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन वहाँ की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और राष्ट्रपति फिर अपने हिसाब से अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करती है जो सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी है, व्यवस्थापिका या कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगली विशेषता है सीमित शासन का सिद्धांत। देखो बच्चों, जहाँ पे संविधानवाद होगा, मतलब जहाँ पे कानून के अनुसार शासन होगा, संविधान के अनुसार शासन होगा, वहाँ शासन हमेशा ही सीमित होगा। मतलब शासक द्वारा या सरकार द्वारा अपने मनमानी तरीके से शासन नहीं किया जा सकता। शासक को या शासन को सीमित रखा जाता है कई तरीकों से। जैसे संविधान की सर्वोच्चता है, शासन की या शासक की सर्वोच्चता नहीं है, सर्वोच्चता संविधान की है। तो ये एक तरीके से जो गवर्निंग करने वाली जो संस्था है उसको कंट्रोल रखता है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, तो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता सरकार द्वारा, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। अगर हनन किया जाता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को या ऐसे कार्य को अवैध घोषित कर सकती है। जैसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है जो शासन को सीमित करती है। शासन को, अगर शासन सीमित है तो शासन कभी निरंकुश नहीं हो सकता। अगली विशेषता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। देख बच्चों, जब पृष्ठभूमि के बारे में अपन ने डिस्कस किया था तब भी ये बात आई थी कि शुरू में जो अमेरिका का जो मूल प्रलेख है उसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो इसका विरोध किया था जो संघवाद के विरोधी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। इसलिए जो शुरू के 10 संशोधन है, स्टार्ट के जो अमेरिका के संविधान में जो 10 संशोधन किए गए थे, उन 10 संशोधनों के द्वारा अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। और इन मौलिक अधिकारों को किसी सरकार द्वारा नहीं छीना जा सकता। ये नागरिकों के मूल अधिकार है जिनमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता। अगली विशेषता है दोहरी नागरिकता। जैसे शब्द ही इस बात को बता रहा है, दोहरी नागरिकता मतलब दो तरीके से नागरिकता होगी। अब किस किस की नागरिकता होगी? एक तो अमेरिका संघ का नागरिक होने के कारण अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता होगी, और दूसरी उस राज्य की भी नागरिकता मिलती है जिस राज्य का वो निवासी है। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल से समझे तो अपने देश में जैसे एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, लेकिन जैसे अपन राजस्थान के निवासी है
तो एक नागरिकता राजस्थान की, एक नागरिकता भारत की। लेकिन अपने यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि जैसे अगर कोई वॉशिंगटन का कोई निवासी है तो उसके पास या कोई न्यूयॉर्क राज्य का निवासी है तो उसके पास में दो नागरिकता होगी, एक न्यूयॉर्क की नागरिकता होगी और एक अमेरिका राज्य की नागरिकता होगी। अगली विशेषता है शक्ति विभाजन व नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका के संविधान ने मोंटेस्क्यू के शक्ति विभाजन को अपनाया था। शक्ति विभाजन का मतलब है जो शासन के तीनों अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया और तीनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। शक्ति विभाजन होने के कारण कोई भी एक अंग अधिक पावरफुल नहीं होता, कोई भी एक अंग इतना शक्तिशाली नहीं होता कि बाकी के दोनों जो शासन के अंग हैं उस पर दबाव बना सके या उनके कार्यों को प्रभावित कर सके। इसलिए सीमित शासन के लिए भी शक्ति विभाजन होना जरूरी होता है। अमेरिका के संविधान में शक्ति विभाजन व नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया। अब नियंत्रण व संतुलन कैसे है इसके ऊपर अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का आपसी संबंध उसमें बताने की कोशिश करेंगे।